दोस्तों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो एप्लीकेशन के फ्रंट पेज पर आ जाना और म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन नीचे की तरफ दिखा रहा है उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि हम फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के सेक्शन से करना होता है। उसके बाद आपको सर्च का बटन दबाना है और यहाँ पर आप सिर्फ इंडेक्स करके लिख दीजिए और आपके सामने बहुत सारे इंडेक्स फंड जो है वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको म्यूचुअल फंड पता है कि क्या है, एक बकेट है जिसमें बहुत सारे शेयर्स हैं जिसका फ्रैक्शन आप खरीद सकते हो। तो म्यूचुअल फंड का एक भी यूनिट अगर हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स हमको मिल जाते हैं। उसी तरह इंडेक्स फंड है, लेकिन इंडेक्स का मतलब है निफ्टी या सेंसेक्स या फिर निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, जितने भी इंडेक्सेस हैं उनमें जो भी स्टॉक्स हैं उनका ही एक फंड बनाया हुआ है जो कि इंडेक्स के ही प्राइस को ट्रैक करेगा। मान के चलिए अगर मैं निफ्टी के इंडेक्स पे जाऊँ, ये यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पर वही सारे शेयर्स होंगे। अगर मैं इसके होल्डिंग्स पे जाऊँ, निफ्टी 50 के ही सारे शेयर्स हैं और सेम रेशो में यहाँ पर जो है इन्वेस्टेड है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें एसआईपी आप कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया। इंडेक्स लिखने के बाद आप चूज कीजिए किस में आपको पैसे लगाने हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हैं। ग्रो निफ्टी टोटल बैंक है, मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं। मान के चलिए मैं ये नवीन निफ्टी 50 इंडेक्स में करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे पास इसका पूरा डिटेल आ जाता है। अब इसमें मैं इसके रिटर्न्स देख सकता हूँ, लास्ट 1 मंथ के, लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 1 ईयर के, 3 ईयर के और बहुत पूरे जितना जब से शुरू हुआ है तब के। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भाई 3 साल सेलेक्ट किया है तो 3 साल से ज़्यादा मैं करना चाहूँ तो क्या करूँगा। आपको बता दूं, ये जो पेज है इसमें 3 साल 1 साल जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उतने साल के लिए एसआईपी कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसका मतलब है कि पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है वही बताया जा रहा है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो इसका कोई टेन्योर नहीं होता है कि एक दिन में परिपक्व हो जाएगी और आप उससे पूरे पैसे निकाल लोगे। ये सिंपल आपको पिछले 3-4 सालों के रिटर्न दिखा रहा होता है। जब आपने इन्वेस्ट किया ये तब तक इन्वेस्टेड रहेंगे जब तक आप निकाल नहीं लेते। अगर आपने कभी इन्वेस्ट करना बंद भी कर दिया, जैसे मैं दिखा दूं अपनी जो एसआईपीज़ हैं आपको, तो डैशबोर्ड पे जाऊंगा। अब देखिए मेरी एसआईपीज़ एक भी चालू नहीं है। यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी दिखाई दे रहा है, लेकिन डैशबोर्ड में जो पैसे इन्वेस्टेड हैं वो अभी भी इन्वेस्टेड है, वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट जा रहा है उस तरीके से है। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सर्च का बटन मैंने दबाया। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडेक्स, जो भी मुझे लेना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ना भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई पिछले 3 साल में 11% का ग्रोथ है, पिछले 1 साल में जो है इसने 10% का ग्रोथ दिखाया है। वहीं मैं अगर दूसरा चूज़ करने जाऊँ, यूटीआई चूज़ करने जाऊँ, ये दिखा रहा है मुझे 11% का ग्रोथ इसमें भी है। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल में जाऊँ, 250 इंडेक्स फंड है, ये थोड़ा सा नीचे ही आया है पिछले 1 मंथ में, लेकिन पिछले 1 साल में इसका रिटर्न जो है 28% का रहा। इसमें अब इन्वेस्ट करने के लिए उससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। तो इसका एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ कि एक यूनिट का प्राइस कितना है। अब आप जब खरीदने जाते हो शेयर, तो आपको पता है एक शेयर का प्राइस कितना है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में वो चीज़ यूनिट से मानी जाती है, क्योंकि शेयर्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल होल्डिंग 251 शेयर्स की है। पूरा एक बकेट है जिसमें से उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक यूनिट का वैल्यू हम रखेंगे 18 रुपये 59 पैसे। अब वो धीरे धीरे कम या ज़्यादा होगा, शेयर्स के प्राइस कम ज़्यादा होंगे तो ये एनएवी भी कम ज़्यादा होगा डेली, और उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। कल ये 18 रुपये 59 पैसे अगर 20 रुपये बन गए तो आपका 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर ये कम हो गए तो आपका ये अगर 16 हो गया तो 2 रुपये का लॉस हो गया। रेटिंग दिया हुआ है, रेटिंग इसको नहीं मिली है। फंड साइज आपको पता चलता है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना वो यहाँ पर ही दिखा देता है कि भाई 500 रुपये है। मतलब 1 टाइम में हो सकता है कि आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़े। रिटर्न कैलकुलेटर आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, ये सब कुछ पिछला जो ब्यौरा है उसको देख करके कैलकुलेट करता है, आगे वैसा ही होगा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। होल्डिंग आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन सी है। इसके अलावा रिटर्न एंड रैंकिंग आप देख सकते हो। तो रिटर्न में आप देखेंगे भाई कि फंड रिटर्न्स कितने किस हिसाब से हैं, कैटेगरी एवरेज कितना है, रैंकिंग इन कैटेगरी कौन सी आ रही है इसकी। कैटेगरी एवरेज है 23% का, लेकिन इसने 1 साल में 33% दिया है, और रैंक इन कैटेगरी 8th है इसका। ठीक है, मतलब इस कैटेगरी के और भी जो फंड्स हैं वो बेटर कर रहे हैं। सिमिलर फंड्स आप यहाँ से देख सकते हो कौन से अच्छा कर रहे हैं, तो सिमिलर फंड्स यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देंगे कि भाई ये सारे रिटर्न सिमिलर फंड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। इसका 1 साल का अगर मैं रिटर्न देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इन्वेक्सो इंडिया जो जिसने ज़्यादा अच्छा किया, निपॉन ने भी अच्छा किया, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आती है बात इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशो की। लोग इंडेक्स फंड क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो 1 से 2% भी देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है 0.43%। जनरली इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशो कम होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंडेक्स के ही सारे शेयर्स लेने हैं, तो जो फंड मैनेजर्स हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो डायरेक्टली वहाँ से निकाल सकते हैं। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 0.43% है। जनरली जब हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तब भी हम एक्सपेंस रेशो देखते हैं कम से कम, ताकि फीस हमको बहुत कम देनी पड़े। जब आप इन्वेस्ट करते हो तब आप देखना, अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हो तो 999 रुपये कुछ पैसा ही लगता है, थोड़ा बहुत जो है फीस लगती है। उसके बाद आपको दिखाई देता है एग्जिट लोड। ये ज़रूर देखना कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम्ड विद इन 15 डेज। अगर 15 दिन के भीतर निकालिए तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा।
अगर 15 दिन के बाद निकालते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी ये रहेगी ही, जुलाई 2020 के बाद से इन्होंने कर दिया था कि भाई 0.005% स्टैम्प ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। और उसके नीचे इन्फॉर्मेशन आती है टैक्स की। सभी लोग जानते हैं कि भाई जब आप इन्वेस्ट करोगे तो कुछ टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल थोड़े से टैक्सेस बढ़े हैं। अब देखो लिखा है रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 20% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। तो ये हो गया STCG, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 1 साल के भीतर अगर आप निकालोगे तो आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, उस पर 20% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 साल रखते हो और उसके बाद पैसे निकालते हो और फिर प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर हो जाता है, तब आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो 1.25 लाख से अंदर है तो नहीं देना पड़ेगा। फिर नीचे फंड मैनेजमेंट आप देख सकते हो क्या है, राकेश शेट्टी है, इनकी डिटेल देख सकते हो कि भाई क्या करते थे क्या नहीं करते थे। फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, प्रोज एंड कॉन देख सकते हो इसके। तो प्रोज है 1 ईयर एनालाइज रिटर्न्स हायर देन कैटेगरी एवरेज बाय 4.85%, और कौन सा है हायर एक्सपेंस रेशो। मतलब आप देखिए कि 0.43 को भी इन्होंने ज़्यादा बोल दिया। रिसेंटली व्यूड आपने क्या क्या देखा वो भी यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। अब आप क्या करोगे इन्वेस्ट करने के लिए, एक तो आप वन टाइम कर सकते हो। वन टाइम पे क्लिक किया आपने तो अगर आपके पास लमसम अमाउंट है 10-12 हज़ार रुपये है, जैसे मैं यहाँ पर डाल दूँ, ठीक है, या फिर मैंने मान के चलिए 500 रुपये था तो हम 500 डालकर देखते हैं और मैंने इन्वेस्ट किया तो ये इन्वेस्ट हो रहा है एक्चुअली। जबकि जनरली देखोगे तो वन टाइम अमाउंट अलग होता है और SIP के लिए मिनिमम अमाउंट अलग होता है, बट यहाँ 500 रुपये में इन्वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे कटे, अगर आपके पास लमसम है वन टाइम पे जाइए, यहाँ पर जो भी अमाउंट है आपका लिखिए, 25,000 लिखना था लिख दिया आपने और फिर इन्वेस्ट कर दिया, 2.5 लाख लिख दिया मैंने। अगर आप SIP करना चाहते हो, पर मंथ कुछ डालना चाहते हो, तो यहाँ पर स्टार्ट SIP का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आप डालेंगे, तो मैं डालता हूँ भाई 500 रुपये, क्योंकि मिनिमम अमाउंट वही था। अब आप डेट सिलेक्ट करेंगे कि कब कटने चाहिए, तो मैं यहाँ डेट सिलेक्ट करता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने कल से स्टार्ट किया, लेकिन फिर वो अगले महीने आकर मुझे बोलते कि यार मेरी SIP कटी नहीं। ध्यान दो, आज कितनी तारीख है, 8 तारीख है। इन्होंने बोला SIP डेट 14 की, अगर मैं इसको 9 तारीख करता हूं तो आज का इन्वेस्टमेंट जो है वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए SIP इंस्टॉलमेंट 9 फरवरी है। अगर मैं 4 करता हूं, ये बोलता है 4 मार्च को कटेगा। आज 8 तारीख है, 8 भी करता हूँ 8 फरवरी कटेगा, लेकिन 7 करूंगा, हाँ, लेकिन 6 करूंगा 6 मार्च। तो ये 30 डे का साइकिल लेके चलता है। अगर नेक्स्ट SIP अगले 30 डे में काटी जा सकती है, आपका डेट उस तरीके से फिक्स्ड है। आज 8 है, मैंने 6 रखी, ये बोला भाई नहीं 30 दिन कंप्लीट नहीं हो रहे तो मैं आगे बढ़ा दूंगा, अगले महीने कटेगी, मतलब फेब में नहीं कटेगी। तो SIP करते समय ध्यान दो यहाँ पर कि नेक्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट कब होने वाली है, ठीक है। अभी तो हमने ये कर दिया भाई 8 को कट जाना चाहिए। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, डेट अपडेट हो गई। अभी यहाँ पर आपको चूज करना है बैंक कौन सा है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा मोर का ऑप्शन नहीं मिल रहा, मैं कैसे करूँ वगैरह वगैरह, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। पे वाया ऑटो पे लिखा है, आपको इससे नहीं करना है। आप ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक एरो है, जैसे एरो पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो पे। ऑटो पे क्यों सिलेक्ट किया उसने, क्योंकि SIP है। अब यहाँ पर पे यूजिंग एनी UPI ऐप, और मेरा ऑटो पे लगा हुआ है इस वजह से सिलेक्ट किया उसने। पे UPI ऐप, ऐड न्यू UPI ID, या फिर UPI ये वाली है ना एक ID जो दी हुई है, या फिर आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। अब मैं जो UPI मैंने दी हुई है उस पर क्लिक करता हूँ और से पेमेंट करता हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपके पैसे नहीं कटेंगे अगर आप सही बैंक इस्तेमाल नहीं करोगे। एक चीज़ ध्यान रखो कि आपने कौन से बैंक दे रखे हो यहाँ पर। इनके अलावा किसी भी बैंक से पैसे आएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपकी SIP फेल कर देगा तुरंत के लिए। फिर बोलेगा पेमेंट फेल हो गई, और हर बार आप बोलोगे कि यार परेशानी हो रही है। तो ध्यान रखो जो बैंक यहाँ पर दिख रहे हैं उन्हीं से पेमेंट हो सकती है। अभी मैं चेक करता हूँ, तो UPI ID मेरी ये वाली है। मैं पे का बटन दबाऊंगा, जैसे ही पे का बटन दबाता हूँ मुझे एक OTP आती है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकोगे। तो ये देखिए एक OTP मुझे आई है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये OTP डालने के बाद ये वेरीफाई करेगा और पेमेंट के लिए मुझे यहाँ पर एक लिंक आएगी, कहाँ पर, अपने मोबाइल पर। ये देखिए अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैज़ रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम यू ऑन अप्रूविंग द रिक्वेस्ट 500 विल बी डेबिटेड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना गूगल पे ओपन करना है। गूगल पे ओपन करोगे या जिसका भी आपने जो UPI ID दिया वो एप्लीकेशन ओपन करनी है, और यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ नोटिफिकेशन नहीं दिख रही, देखो यहाँ पर ही दिख गए पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट, या फिर थोड़ा नीचे आओगे बिजनेस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर भी आपको ये देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मुझसे पैसे मांगे हैं, ये मुझे दिख जाता है। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, डायरेक्टली नोटिफिकेशन का ऑप्शन गूगल पे में नहीं है। वरना आपके पास एक मैसेज भी होता है जिसमें लिंक होती है, पर ध्यान देना जिस भी मैसेज पे क्लिक कर रहे हो, आजकल फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पर चेक करो किसने पैसे मांगे, उसके बाद ही दो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। ये देखो पे का बटन दबाऊँगा, बैंक कोटक बैंक चूज़ किया है मैंने, तो उससे करूँगा यहाँ पर, और मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ, सबमिट करूँगा। और जैसे ही पेमेंट हो गया है, अब आप देखोगे कि इसने यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखा दिया मुझे, SIP ऑर्डर प्लेस्ड। समझा आपको?
अगर आपने सही बैंक चूज नहीं किया तो एसआईपी कैंसिल हो जाएगी, मतलब एसआईपी कैंसिल नहीं होगी, कह सकते हो पेमेंट कैंसिल हो जाएगा। डन किया हमने। अब आपको बताता हूँ कि क्या होगा। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर पूछते हैं कि यार मेरा इन प्रोसेस दिखा रहा है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, हो नहीं रही है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कब होगा? आज का दिन है, अगर ध्यान से देखें हम, आज है वेडनेसडे, मतलब वीकडे के बीच में आ रहा है। पहली बात तो मार्केट होता है सोमवार से फ्राइडे तक ही, ये 5 दिन के भीतर। अगर आप फ्राइडे के दिन एसआईपी करोगे तो ये पकड़ेगा, सैटरडे संडे पकड़ेगा नहीं, और लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये शुरू होगा आपका मंडे से, और अगले 3 से 4 दिन पकड़ लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे तक आपका कंप्लीशन हो जाएगा। अब देखो, इसने मुझे बोला कंप्लीशन बाय 10th जनवरी। क्यों? एक्सपेक्टेड एनएवी डेट 8 की लगेगी क्योंकि आज हमने खरीदा है, जो भी शाम में रहेगी, और कंप्लीशन बाय 10 जनवरी रहेगा। अब ध्यान दो एक चीज, अगर मैंने सैटरडे ये चीज कही होती तो ये 2 दिन पकड़ रहा है ना, तो मुझे मंडे और ट्यूसडे पकड़ता, फिर और 2 दिन एक्स्ट्रा के लग जाते, तो वो चीज़ ध्यान में रखना, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर कंप्लीशन डेट बता देता है कि भाई इतने तारीख तक हो जाएगा। इस पे आई बटन करके भी आप देख सकते हो। योर ऑर्डर एंड पेमेंट कंफर्मेशन बाय द फंड हाउस इज 8 जनवरी। ऑर्डर आर यूजुअली कंप्लीटेड इन 2-3 वर्किंग डेज, ध्यान रखो। सो योर ऑर्डर कंप्लीशन इज ऑन 10th जनवरी। प्लीज नोट दैट वीकेंड, सैटरडे एंड संडेज आर पब्लिक हॉलीडेज, आर नॉन वर्किंग डेज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। डिटेल्स में जाऊंगा यहाँ पर, और डिटेल्स मुझे मिल जाती है। अब हो सकता है ऑर्डर के बाद डायरेक्टली आपको ऐसे ना दिख रहा हो, तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको वापस वो डिटेल चाहिए तो आप अपनी फोटो पर क्लिक करना इधर, और उसके बाद ऑर्डर्स पे जाना, म्यूचुअल फंड के सेक्शन पे जाना, और यहाँ पर इन प्रोग्रेस में दिख रहा है, उस पर आप देख लेना कि भाई हाँ ये चीज़ है। अब इसके अलावा अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़, आपने यहाँ पर देखा होगा कि मेरा जो बैलेंस है ग्रो का वो 0 है। तो जब म्यूचुअल फंड की बारी आती है ना, तो ग्रो का बैलेंस नहीं जाता है, यहाँ के वॉलेट बैलेंस को नहीं, डीमैट के पैसे नहीं जाते हैं, आपके बैंक से डायरेक्टली जाते हैं। अदर एप्लीकेशंस आप धन कर रहे हो, पेटीएम मनी कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर डीमैट से पैसे निकलते हैं, तो पहले आपको डीमैट में डालना पड़ता है, फिर काम होता है। यहाँ पर डायरेक्टली बैंक से होता है। कुछ क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।